प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है मौर्य काल के बाद शासन करने वाले जो राजवंश है, उस कड़ी में जो हम पढ़ रहे हैं मौर्य काल के बाद शुंग काल, और शुंग काल के बाद जो शुंगों का शासन जैसे हम देखते हैं 184 ईसा पूर्व से 172 ईसा पूर्व तक, यानी 112 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। इसके बाद कण्व वंश स्थापित हुआ। कण्व वंश जिन्होंने 45 वर्ष तक शासन किया। 72 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व, यानी प्रथम सदी ईसा पूर्व में। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा अथवा सुशर्मन, जो दो नाम मिलते हैं, तो उस कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके, उसको पराजित करके सिंधुक अथवा सिमुक नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी और मगध में एक नए वंश की स्थापना की, जो भारतीय इतिहास में सातवाहन वंश के नाम से विख्यात है। अगर हम बात करते हैं सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश के जो शासक थे, हम अगर उनकी बात करते हैं कि इनकी क्या विशेषता थी या सातवाहन वंश का क्या स्थान है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। और उन्होंने पहली बार उत्तर भारत में, पहली बार उन्होंने दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और जिसमें उत्तर भारत का भी कुछ भाग सम्मिलित था। दूसरा महत्व ये था कि उन्होंने लंबे समय तक, लगभग 4 सदियों तक अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखा। यानी हम मान सकते हैं कि प्रथम सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईसवी तक, लगभग 4 सदियों तक उन्होंने अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखा। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो सातवाहन शासक हैं, उन्होंने बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्र अस्तित्व, संस्कृति को बचाए रखा। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सातवाहन कालीन जो दक्षिण भारत है, पश्चिम भारत है, वो सांस्कृतिक गौरव और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम बात करेंगे सबसे पहले सातवाहन वंश किस जाति के शासक थे, सातवाहन वंशी शासक किस जाति के थे। ये जो सातवाहन वंश है, ये किस वंश के थे, किस वर्ण के थे, किस जाति के थे, इसको लेकर भी इतिहासकारों में अभी तक कोई सर्वमान्य सहमति नहीं बन पाई है, विवाद है। जो सिमुक था, जो इस वंश का संस्थापक था, उसके वंश को लेकर इतिहासकारों में भारी मतभेद है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहा गया है। आंध्र जातीय अथवा आंध्र भृत्य, यानी आंध्र प्रदेश के निवासी बताया गया है। इसलिए उनके वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता है। किंतु ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, उसमें आंध्रों के लिए, आंध्र निवासियों के लिए अनार्य शब्द का इस्तेमाल मिलता है। इससे कुछ विद्वान सातवाहनों को नार्य जाति का भी मानते हैं। इतिहासकार सेनार और ब्यूलर आदि विद्वान एक अभिलेख के आधार पर सातवाहनों को ब्राह्मण वंश का, ब्राह्मण जाति से संबंधित करते हैं। लेकिन डॉक्टर D.R. भंडारकर और के गोपालाचारी सातवाहनों को क्षत्रिय मानते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी का कथन है,
कि सातवाहनों में नागों और ब्राह्मणों का मिश्रित रक्त था। इस प्रकार सातवाहनों की जाति और वंश और वर्ण को लेकर अभी तक इतिहासकारों में कोई एक मत या एक राय नहीं है। अब हम बात करते हैं सातवाहनों का मूल स्थान, मूल निवास स्थान कौन सा था। जैसे उनकी जाति को, वर्ण को लेकर इतिहासकारों में कोई एक राय नहीं है, उसी प्रकार उनके मूल निवास स्थान को लेकर भी विद्वानों में अभी तक कोई एक राय नहीं है। डॉक्टर के.पी. जायसवाल, प्रभाकर शास्त्री, रेवसन तथा बर्नेट के मतानुसार सातवाहनों का मूल निवास स्थान दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदी, जो आप भौगोलिक संदर्भ में देखते हैं, जानते हैं कि कृष्णा और गोदावरी के मध्य का जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है और ये इतिहासकार उनको आंध्र निवासी मानते हैं। डॉक्टर सुक्यथर तमिलनाडु के बेलारी जिले को सातवाहनों का मूल निवास स्थान मानते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर मिरासी जो हैं बरार, जो आधुनिक विदर्भ है, उनको इनका सातवाहनों का मूल निवास स्थान मानते हैं। डॉक्टर चौधरी के मतानुसार सातवाहनों का मूल स्थान मध्य प्रदेश का दक्षिण भाग था, किंतु प्रारंभिक सातवाहन शासकों के अभिलेख, सिक्के, सातवाहनों के संदर्भ में जो खारवेल का हाथीकुंपा अभिलेख है, उसके आधार पर अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि सातवाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र था और उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो पैठन के नाम से भी जानी जाती थी, और आधुनिक आंध्र प्रदेश को शायद सातवाहनों ने बाद में जीता था। ये तो बात हुई उनके मूल निवास स्थान को लेकर, जिसको लेकर भी कोई एक राय नहीं है। तीसरी बात करते हैं हम, सातवाहनों का उदय कब हुआ, यानी सातवाहन वंश का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कब इनका उत्थान हुआ। सातवाहनों की जाति और मूल निवास के समान ही इनके समय को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। डॉक्टर स्मिथ और रेवसन सातवाहनों के वंश संस्थापक सिमुक का उदय काल 3री सदी ईसा पूर्व मानते हैं। उनका कहना है कि सातवाहनों का उदय 3री सदी ईसा पूर्व में हुआ था, किंतु हाथीकुंपा अभिलेख तथा अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यह अधिक उपयुक्त लगता है कि सातवाहनों का उदय ईसा पूर्व प्रथम सदी में, यानी प्रथम सदी ईसा पूर्व में ही हुआ था। जैसा हम उसके संदर्भ में देखते हैं, किसके, कण्व वंश के अंतिम शासक जो देवभूति था, उसकी हत्या करके सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने जो सातवाहन वंश की स्थापना की वो 27 ईसा पूर्व, तो वो भी प्रथम सदी ईसा पूर्व, तो यह अधिक ज़्यादा उपयुक्त और तर्क संगत लगता है। राजबली पांडेय का मत है कि सातवाहन मूलतः दक्षिण भारत के निवासी थे और 28 ईसा पूर्व, और डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार 70 ईसा पूर्व में सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। उत्तरी भारत में सातवाहनों की शक्ति अधिक समय तक कायम नहीं रही और मगध के जो स्थानीय शासक थे, क्षेत्रीय जो शासक थे, उनके बढ़ते दबाव और स्वतंत्र प्रवृत्ति तथा उत्तर भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों तथा इस भाग में स्थानीय राजाओं के उदय के कारण सातवाहन जो शासक थे, उनकी जो उत्तर भारत में, मगध में जो शक्ति थी, जो सत्ता थी, वो धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगी। यहाँ से उनकी सत्ता धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जाती रही और अंततः उत्तरी भारत से उनका अधिकार समाप्त हो गया। लेकिन दक्षिण भारत में सातवाहनों ने लंबे समय तक, लगभग 4 सदियों तक अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखा और 3री सदी ईस्वी तक भी इनकी सत्ता चलती रही। इसी कारण सातवाहन काल में भारतीय राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर हट गए, क्योंकि इनकी सत्ता दक्षिण में चली गई। हम
प्रारंभिक सातवाहन शासकों की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वंश का जो संस्थापक है वह है शिमुक, और काणों तथा शुंगों की जो शेष शक्ति थी बची हुई उसको समाप्त कर दिया इसने शिमुक ने और अपना अधिकार स्थापित किया। उसके साहसिक कार्य में अन्य आंध्र, भृत्य, रटिक और भोज भी सम्मिलित थे। शिमुक ने राजा होने पर इन लोगों को पुरस्कृत किया, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पुराणों के अनुसार शिमुक ने 23 वर्ष शासन किया और जीवन के अंत में यह कुछ क्रूर हो गया, अत्याचारी हो गया और जनता पर अत्याचार करने के कारण इस सिंहासन से हटा दिया गया, पदच्युत कर दिया गया और मार डाला गया। शिमुक की मृत्यु के बाद उसका भाई कृष्ण, जो कन्ह के नाम से भी जाना जाता है, वो राजा बना और जिसके शासनकाल में सातवाहन राज्य पश्चिम में नासिक है यानी महाराष्ट्र में नासिक तक इसका विस्तार हुआ। नासिक में कृष्ण का एक गुफालेख मिलता है और इससे यह पता चलता है कि ब्राह्मण होते हुए भी उसने कृष्ण ने बौद्धों के प्रति उदार और धार्मिक उदारता का व्यवहार किया था। उसने लगभग 18 वर्ष तक शासन किया, परंतु भंडारकर तथा कुछ विद्वानों के अनुसार उसने केवल 10 वर्ष तक शासन किया। कृष्ण के बाद जो तीसरा शासक गद्दी पर बैठा सातवाहनों का वो था सातकर्णी, और हम सातकर्णी को ही प्रथम महान, स्वतंत्र और शक्तिशाली सातवाहन शासक मान सकते हैं। श्री सातकर्णी यह शिमुक जो इस वंश का संस्थापक था उसी का पुत्र था। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया तथा मालवा पर भी अधिकार कर लिया। उसने अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ किए और दक्षिणापति की उपाधि धारण की। वह सातवाहन वंश का प्रथम महान शासक राजा था। नायनिका के राजघाट नानाघाट लेख से उसकी महानता और उसकी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। उसके शासनकाल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, उसका विकास हुआ और नानाघाट लेख में वैदिक देवताओं और यज्ञों, अश्वमेध, राजसूय यज्ञ आदि का उल्लेख मिलता है। हम जो इसमें बात की, मैंने आपको जो सातवाहन वंश का जो प्रारंभिक इतिहास की हमने बात की, इनके मूल, इनकी जाति, इनका उदय का समय, इनके प्रारंभिक शासक, इनके संदर्भ में हमने बात की। तो प्रारंभिक जो सातवाहन वंशी शासक हैं उनमें शिमुक, कृष्ण और श्री सातकर्णी प्रमुख हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों की। धन्यवाद।